गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 12 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए, आज ही के दिन 1931 को महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे थे। 1944 में भारतीय सेना ने पहली बार जर्मनी में प्रवेश किया था। 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा था। 1966 में भारतीय तैराक मिहिर सेन ने डार्डनेल्स जलमंडलों को तैरकर पार किया था। और इसी के साथ ही 1987 में इथोपिया ने अपना संविधान अपनाया था। मतलब यहाँ का इनका गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2007 में रूस ने नॉन न्यूक्लियर वैक्यूम बम इको फ्रेंडली बम का परीक्षण किया था। इको फ्रेंडली से मतलब ऐसा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण और जो हार्मफुल जो न्यूक्लियर जो रेडिएशंस निकलते हैं वो नहीं होंगे। इस टाइप का जो बॉम्ब बनाया था 2007 में, इसका इन्होंने सफल परीक्षण किया था। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर्स चालू करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है आपके पास नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर सियोल शांति पुरस्कार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है नोबेल शांति पुरस्कार। चलिए अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के लिए मतलब 2021 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रेक गजेट ट्रंप ने ट्रंप को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पर एक चीज हमको जानकारी मिल गई, यहाँ पे काम की चीज कि इनको नॉमिनेट किसने किया है? क्रिश्चियन टाइब्रेक गजेट ने। और ये कौन है? ये नाटो के संसदीय सभा के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं। इन्होंने इनको नॉमिनेट किया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया है। यहाँ पर इन्होंने इजराइल और संयुक्त जो अरब अमीरात है इनके बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसमें शांति समझौते में ट्रंप की बहुत अहम भूमिका रही। तो इसको देखते हुए इन्होंने इसको नॉमिनेट किया है कि भाई अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी हैं उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ में और कुछ जानकारी देख लेते हैं। टाइब्रेक ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था, परंतु वह इस बार 2018 में चुने नहीं गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने फिर 2021 के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितनी प्रतिशत ब्याज को 2 किश्तों में देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास 5.5%, 8.5%, 9.5% या फिर 4.5%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितनी प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 8.5%। ईपीएफओ ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देना तय किया। यह ब्याज सब्सक्राइबर के खाते में 2 किश्तों में जमा होगा। इस फैसले से ईपीएफ के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर को लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएफ पर अभी 8.15% ब्याज देने का फैसला किया गया। यह राशि इस महीने के अकाउंट में जमा हो जाएगी।
शेष 0.35% ब्याज इस साल दिसंबर में सब्सक्राइबर के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी फीसदी हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीदी है? चलिए इसका आंसर है आपके पास, ऑप्शन है इसके पास इसका 2.75, 3.75, 1.75 या फिर 4.75। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 1.7%। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए निवेश करना करेगी। इसके बदले कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.7% हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक्निकल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस समझौते के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21 लाख करोड़ रुपए हो गई है। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया था। रिलायंस ने पिछले सप्ताह फ्यूचर समूह के खुदरा एवं लॉजिस्टिक कारोबार का 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया था। फ्यूचर समूह एक कंपनी है जिसका काम क्या है, खुदरा एवं लॉजिस्टिक कारोबार, मतलब खुदरा मतलब ये जो हमारा जो अनाज वगैरह जो होता है, बाजार की जितनी चीज़ें होती हैं ये सब बेचा करती थी और इसका ऑनलाइन डिलीवरी का भी इसका काम था। तो इसी को इनने अधिग्रहण कर लिया था, कितने में, 24,713 करोड़ रुपए में इनने इसको अधिग्रहण कर लिया था। किसने? रिलायंस रिटेल ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया? ऑप्शन है आपके पास जो रूट, डेविड मलान, बेन स्टोक्स या फिर मोइन अली। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम पर पहुंच गया है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आपको ये आंसर्स आ रहे हैं और आप अवेयर हैं। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है डेविड मलान। आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान प्रथम पायदान पर पहुंच गए। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के KL राहुल को हालांकि 2 पायदान का नुकसान हुआ, जिससे वे चौथे स्थान पर खिसक गए, लेकिन कप्तान विराट कोहली 1 पायदान के फायदे से 9वें स्थान पर पहुंच गए। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या क्या मिल गई भाई? आपको पहला नंबर का कौन था? यहाँ पे पहला नंबर का है हमारा डेविड मलान। दूसरे नंबर पे कौन है हमारा? पाकिस्तान के बाबर आजम जी हैं, बाबर आजम है। नेक्स्ट है हमारा चौथे नंबर पर KL राहुल जी हैं। इनको 2 पायदान का नुकसान हुआ है, पहले दूसरे नंबर पे थे, अब ये चौथे नंबर पे आ गए हैं KL राहुल जी। इसके साथ साथ विराट कोहली 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी? ऑप्शन है आपके पास सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान या फिर D गौतम गंभीर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। कौन सा क्रिकेटर है जो अपना संन्यास को तोड़ना चाहता है और वापस क्रिकेट खेलने के लिए BCCI से चिट्ठी लिखकर बोल रहा है? चलिए इसका आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह संन्यास लेने के बाद कनाडा T20 लीग और T10 लीग में भी हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट मैच और 58 T20 मैच खेले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया था? चलिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में ये न्यूज़पेपर में भी बहुत छाया रहा। तो आपको इसका बताना है कि प्रधानमंत्री जी ने 9 सितंबर को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया था, बातचीत की थी। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। पता नहीं ये राशि कहाँ चली गई है, परंतु ये बोल रहे हैं कि 140 करोड़ रुपए जो थे वो स्ट्रीट वेंडर्स को, जो गरीब जो थे, उनको मदद के लिए दिए गए हैं। चलिए, आगे बात करेंगे। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया? चलिए, आपके पास ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, चीन या फिर रूस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने के लिए असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम का एक अभियान शुरू किया? चलिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट में दीजिए मुझे। इसका आंसर रहने वाला है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना एवं अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी डीएसए और बांग्लादेशी कंप्यूटर काउंसिल बीसीसी के एलआईसीटी परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश के लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान चलाएगी। इसके उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डरबर 2.1.org बनाया गया है। एक वेबसाइट का बनाया गया, इसका नाम क्या था? दरबार 2.21 ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसके जो भी है, जो चाह रहे हैं, अभियान चलाना चाह रहे हैं, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी। क्या रियल न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ है, और कैसे इन पे कंप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें इस पे बताने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की? ऑप्शन है आपके पास 26%, 16%, 20% या फिर 10%। आपको बताना है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। इसका आंसर है 16%। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से दी गई ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। यह छूट पहले से ही घोषित ₹2 प्रति घन मीटर की छूट से के अलावा भी रहेगी। मतलब ये छूट जो दी जा रही है, ये ऑलरेडी जो पहले से छूट दी जा रही थी ₹2 प्रति घन मीटर के हिसाब से, उसके एडिशनल में है, उसके ऊपर से दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई की अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य किया है? चलिए, ऑप्शन है आपके पास 20 लाख हेक्टेयर, 150 लाख हेक्टेयर, 100 लाख हेक्टेयर या फिर 120 लाख हेक्टेयर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र ने 5 वर्षों में सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है।
इसका आंसर रहने वाला है 100 लाख हेक्टेयर। केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्मतर सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 में डिप व स्प्रिंकलर सिस्टम, अब दोनों चीजें क्या होती हैं, एक होता है हमारा डिप इरिगेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि ये पौधे लगे हुए हैं तो क्या होता है, एक पाइपलाइन होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और उसमें से बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। और कहाँ टपकता है, जहाँ पौधे लगे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पौधे लगे हुए हैं वहां पर बूंद बूंद करके पानी जाता रहता है। और तो जितना रिक्वायरमेंट होता है पानी की, जितना रिक्वायरमेंट है पानी सिंचाई के लिए पानी का, उतना ही वहां पर धीरे धीरे जाता रहता है। इसको हम बोलते हैं डिप इरिगेशन। साथ ही साथ में स्प्रिंकलर सिस्टम क्या कहलाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक बहुत बड़े खेत में एक पाइप्स लगे होते हैं, पाइप्स में एक खड़े हुए पाइप लगे हुए रहते हैं और यहाँ पे नोजल्स होते हैं, पानी निकलता रहता है फवारे के रूप में और ये घूम घूम के चारों तरफ ही पानी फैलाता रहता है। तो इसमें करा क्या जाता है, अलग अलग डिस्टेंस पे, थोड़ा थोड़ा दूरी पे कुछ ऐसे ही पाइप लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उस उतने एरिया को, जैसे कि मान लीजिए इसका पूरा इतना एरिया ये है तो ये इतने एरिया को कवर करेगा और ये वाला जैसे पाइप लगा था तो ये इतने एरिया को कवर करेगा। इस तरीके से पानी यहाँ पे सिंचाई होती है। दो तरीके हमने देख लिया, यहाँ पे डिप इरिगेशन होता है, मतलब डिप सिस्टम होता है, दूसरा होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डिप इरिगेशन हो गया और ये चीज हो गई। चलिए इसको देख लेते हैं और चलिए, तो ये हो गया हमारा। आगे बात करते हैं, 11 लाख किसानों को लाभ मिलने वाला है। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉपर्स की स्टीयरिंग कमेटी और नाबार्ड ने, नाबार्ड क्या होता है यहाँ पे, नाबार्ड क्या होता है हमारा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, एक बैंक है एक प्रकार का, जिसका काम क्या होता है कि जो खेती से संबंधित जितने भी फाइनेंस होने वाले हैं और जितने भी बैंक हैं, रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, उन सबको रेगुलेट करता है, इनके सबको रेगुलेटरी का काम होता है किसका, नाबार्ड का। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे और किसानों को जितना फंड देना है, ये सारी चीजें नाबार्ड से ही रहती हैं। नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ रुपए ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनका क्षेत्र कवरेज 12.53 लाख हेक्टेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा ने सिपाही जिले कि सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। नेपाल के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर रूस के साथ। क्या बोल रहा है, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश का अपना अंतर्देशीय जलमार्ग खोल दिया है। अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब देश के अंदर जितने, जो देश के अंदर की बात हो रही है, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय में फर्क आपको बता रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये होता है दो देशों के बीच का, और अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर ही सारे जो कम्युनिकेशंस बने थे उनकी बात हो रही है। तो ये अंतर्देशीय जलमार्ग की बात कर रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा खोल दिया गया, किस देश के साथ खोल दिया गया। तो इसका आंसर रहने वाला है बांग्लादेश। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। यह जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 30 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश में चटगांव के डोकंडी से जोड़ता है। यह पहला अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई भाई, कि गुमटी नदी भी हो गई यहाँ पे। चलिए गुमटी नदी हमको यहाँ मिल गई। यहाँ पे कहाँ पे है गुमटी नदी हमारी, ये गुमटी नदी हमारी कहाँ पर है, अगरतला में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। क्या प्रोटोकॉल था ये, प्रोटोकॉल ये था कि भाई सोनमुरा को बंगाल में चटगांव के साथ जोड़ना था, तो ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसमें 1972 में पहली बार हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम बार 2005 में 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया गया था इसमें। चलिए ठीक है, समझौते का प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर 5 साल के बाद इसका नवीनीकरण किया जाता है। तो इस बार फिर से यहाँ पे खोल दिया गया है मार्ग को। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि हमारे न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुने गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है क्योंकि वह इजरायल, यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात शांति समझौते की मध्यस्थता कर रहे हैं। इस नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नामांकन नॉर्वे की संसद के सदस्य ट्राइबिंग गेजेट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ट्राइबिंग गेजेट ने दुनिया भर में प्रचलित संघर्षों को सुलझाने की दिशा में ट्रंप के प्रयासों के लिए विशेष रूप से उनकी प्रशंसा की है। यह पहली बार नहीं हुआ जब ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्ष 2018 में भी ट्राइबिंग गेजेट ने उत्तर कोरिया के नेता जिम कॉन्ग उन के साथ अपने सिंगापुर शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को भी नाम प्रस्तुत किया था। हालांकि उन्होंने तब इस पुरस्कार लेने से नहीं दिया था, तब उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, नहीं जीता था। अब आगे बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत 5 पीएसयू होंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चलिए काम की जिसके मिल गई हमको यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन हो गए हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए। इन्होंने क्या किया, 8 सितंबर को 2020 को यह घोषणा की कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रम पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसको बोला जाता है, सतत जलवायु कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISACSCA जिसको बोला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कॉर्पोरेट भागीदारी के तौर पर शामिल होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 पीएसयू कौन कौन से हैं। तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड जिसको हम ONGC बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और गेल इंडिया लिमिटेड। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ जानकारी देख लेते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ये कंपनियां सौर, जैव ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कि हरित ऊर्जा के निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली है। तो इनका मेन मोटो क्या हो गया भाई कि हमको कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब कार्बन जो हमारा रिलीज होता है उसको हमको कम करना है, और इसके साथ ही साथ में जैविक ऊर्जा एवं नवीनीकरण ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जाओं पर हमको निवेश करना है, उस पर हमको ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, हमको इको फ्रेंडली बनाना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की उपलब्धियां भी देख लेते हैं यहाँ पे। भारत की तेल और गैस कंपनियां अपने परिचालन की मुख्य श्रृंखलाओं में सौर पैनल को स्थापित करने के प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज क्या मिल गई भाई, इनने ये चालू क्यों किया? ये चालू इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये क्या करना चाह रहे हैं कि नवीन जो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत होते हैं जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, इसको ये लेना चाह रहे हैं कि भाई हम कोयला लगातार उपयोग करते रहेंगे, पेट्रोलियम लगातार यूज करते रहेंगे तो वो तो खत्म होना ही है, तो वो हमारे जो खत्म हो जाने वाले हैं। परंतु यहाँ पे सौर पैनल जो है, सौर ऊर्जा जो है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो रहेंगे ही रहेंगे, और हमारे आने वाले कई सालों तक भी सौर ऊर्जा हमारे पास रहने वाली है। इसी को देखते हुए सौर पैनल को ये यूज करने की सोच रहे हैं, और साथ ही साथ भारत की मौजूदा स्थापित सौर क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, 270 मेगावाट तक पहुंचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मंत्री जी ने यह भी बताया कि आगामी वर्ष में एक अतिरिक्त 60 मेगावाट और क्षमता जोड़ी जाएगी। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक तेल क्षेत्र की तेल कंपनियों के स्वामित्व वाली लगभग 50% ईंधन स्टेशनों को सौर परिचालित करने का मिशन भी शुरू किया है। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा इंडियन ऑयल के 500 से अधिक ईंधन स्टेशनों को सौर ऊर्जा से परिचालित किया गया है। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज मिल गई कि भाई यहाँ पे इंडियन ऑयल ने अपने 5000 से ज्यादा अधिक ईंधन स्टेशनों को, ईंधन स्टेशन मतलब पेट्रोल पंप्स हो गए और उनके जो LPG वगैरह जो डिपोज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, लगभग 5000 से अधिक स्टेशनों पर सौर ऊर्जा से परिचालन करने का यहाँ पे उन्होंने काम किया 2019 में। अभी और इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा कदम है ये सरकार का।
चलिए आगे बात कर लेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए सख्त कानून, सख्त वीजा कर दिए, जो वीजा नियम जो थे वो सख्त कर दिए। भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए सख्त वीजा मानदंड लागू किए हैं। ये मानदंड चीन को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे प्राइम रेफरल श्रेणी के देशों के बराबर लाएंगे। तो अभी तक क्या था यहाँ पे भाई, हमारे पास जो प्राइम रेफरल श्रेणी के जो देश थे वो कौन कौन से थे? पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे, अफगानिस्तान थे। इनसे हम इजिली आसानी से वीजा हमको नहीं मिल जाता था। वैसे ही यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि चीनी नागरिकों के लिए भी वीजा नियम सख्त कर दिए हैं और उनको रेफरल श्रेणी में रखा गया है। गृह मंत्रालय ने व्यापार वीजा देने के लिए नवीनतम दिशा निर्देशों में चीनी नागरिकों के लिए विशिष्ट प्रावधान भी पेश किए हैं, जिसमें विदेशी क्षेत्रीय पंजीयन कार्यालय FRRO को रिपोर्ट करना शामिल है। अब आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। चीनी व्यापार वीजा धारकों के लिए गृह मंत्रालय के क्या निर्देश हैं, देख लेंगे। गृह मंत्रालय ने 72 पन्नों के इन दिशा निर्देशों में चिकित्सा, रोजगार, छात्र एवं अनुसंधान वीजा के अनुदान की शर्तों को निर्धारित किया है और कहा कि अगर चीनी व्यापार वीजा धारकों का प्रवास एक कैलेंडर वर्ष में 180 दिनों से अधिक होता है तो उन सभी चीनी व्यापार वीजा धारकों के लिए अपने प्रवास के दौरान खुद को FRRO में पंजीकृत कराना आवश्यक है। इसी के साथ में क्या बता रहा है, गृह मंत्रालय के अनुसार विदेशी क्षेत्रीय पंजीयक कार्यालय FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्टर्ड ऑफिस जिसको बोला जाएगा, प्रत्येक मामले और योग्यता के आधार पर चीनी नागरिकों को व्यापार वीजा प्रदान करने के लिए अधिकृत करेगा। यही सर्टिफाइड करेगा कि भाई आपको वीजा देना है, कितने दिन का देना है और नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। ये सारी चीजें कौन देखेगा भाई, FRRO देखेगा। अब इसी के बाद और देख लेते हैं। इन 3 श्रेणियों के तहत व्यापार वीजा प्रदान किया जा सकता है। पहला क्या होगा यहाँ पे, विदेशों में भारतीय मिशन एक मान्यता प्राप्त भारतीय संगठन से प्राप्त निमंत्रण पत्र पेश करने वाली चीनी नागरिकों को 6 महीने का एक बहु विशिष्ट बी वीजा प्रदान करने की सिफारिश करने में सक्षम होंगे, बशर्ते कि उनके भारत में ठहरने के लिए अवधि प्रत्येक यात्रा के दौरान 90 दिनों से कम हो। दूसरी श्रेणी में ऐसे चीनी नागरिकों के लिए 60 दिनों का एकल प्रविष्ट वीजा को शामिल किया गया है जो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संगठन से प्राप्त निमंत्रण पत्र पेश नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके पास विधिवत अधिकृत चीनी संगठन का एक पत्र होगा। तो यहाँ पे काम की चीज क्या है कि भाई अगर उनके पास जो भारत से मान्यता प्राप्त कोई संगठन है उसका पत्र नहीं है, परंतु उनके पास एक विधिवत अधिकृत चीनी संगठन का एक पत्र होगा तो उसको भी हम देंगे, पर 60 दिन का एकल वीजा मिलेगा यहाँ पे। तीसरी श्रेणी कौन सी रखी यहाँ पे, कम से कम अवधि का एकल प्रविष्ट बी वीजा शामिल किया गया है जो ऐसे चीनी नागरिकों के लिए 60 दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा जो विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा मंजूरी एवं कोई दस्तावेज सबूत नहीं दे पाएंगे। अगर ये किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि भाई हमको क्यों जाना है या क्या है, तो इसको हमको 60 दिन से हम अधिक का नहीं दे पाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया था। चलिए एक और आता है हमारे यहाँ पे कौन सा, एकाधिकार पर्यटक वीजा, इसको भी देख लेते हैं। चीन उन 33 देशों में शामिल है जिनका नाम भारत के अन्य कई देशों के साथ तुर्की, ईरान, सूडान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के साथ रखा है, जिनके नागरिकों को एक डिफॉल्ट विकल्प के तौर पर 5 साल की अवधि के लिए एकाधिकार प्रवेश एवं पर्यटक वीजा नहीं दिए जा सकते। चीन और बांग्लादेश के लिए समय समय पर जारी द्विपक्षीय समझौते और नीति निर्देशों के उपलब्ध प्रावधान लागू होंगे। चीन, अफगानिस्तान, सूडान, इराक, पाकिस्तान मूल के विदेशियों और राज्य विहीन व्यक्तियों के संबंध में एक पर्यटक वीजा पर भारत की 2 यात्राओं के बीच कम से कम 2 महीने का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और काम की चीज क्या मिल गई कि भाई आप इंडिया में आइए, अच्छी बात है, परंतु कम से कम आपको 2 महीने का अंतर होना चाहिए अगर आप इंडिया आते हो, विजिट करते हो वीजा के साथ में, पर्यटन वीजा के लिए। तो ये था हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स, और हमने कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स देखे जो कि हमारे न्यूज़पेपर से लिए गए थे। थैंक यू। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है।
तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।